Good all of you. Today we will read chapter 8. This is the shirt in the market. But this is the chapter 9 in your book, and I think NCERT syllabus is changed. So in NCERT syllabus it is chapter 8. So don't confuse. Today we read chapter 9 of your book of class 7, the shirt in the market. This chapter tells us the story of the shirt. It begins with the production of the cotton and ends with the sale of the shirt. We shall see that the chain of the market links the producer of the cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. Buying and selling take place at every step in the chain. Does everyone benefit equally from this, or do some people benefit more than others? We shall find out. ये एक चैप्टर है जिसमें कि एक स्टोरी के माध्यम से समझाया जाता है, एक शर्ट के माध्यम से समझाया गया है कि किस तरह से कि कोई भी जो गुड्स होता है वो मार्केट में आता है और मार्केट में आने से पहले उन्हें किन चरणों से गुजरना पड़ता है, किस चैन से गुजरना पड़ता है, मतलब मार्केट की चैन क्या है, और फिर लास्ट में वो जो प्रोडक्ट है वो हम तक किस तरीके से पहुंचता है और उसके बीच में किन किन लोगों को इसमें प्रॉफिट होता है, वो सारी बातें बताई गई है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि वी शैल सी दैट द चैन ऑफ द मार्केट। यहाँ पर हमें पूरे बाजार की चैन देखने को मिलेगी। प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टू बायर ऑफ द शर्ट इन द सुपर मार्केट। तो प्रोड्यूसर से लेकर बायर तक और पूरे सुपरमार्केट में किस तरीके से लेन देन होता है। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप। और खरीद और बिक्री हर चरण पे हो रही है। वो कैसे हो रही है, किस तरह से लोगों को इसमें लाभ मिल रहा है, किन लोगों को दूसरे से ज़्यादा लाभ मिल रहा है, वो सारी हमें इस चैप्टर में बाज़ार के बारे में जानकारी मिलेगी कि कैसे चीज़ बाज़ार में आती हैं और उसे किस चैन से गुजरना पड़ता है, लोग किस तरीके से खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। अ कॉटन फार्मर इन द कर्नूल। सपना, अ स्मॉल फार्मर in Kurnool, Andhra Pradesh, grows cotton on her small piece of land. The balls of the cotton plants are ripe and some heavy already brushed. So, Sapna is busy picking cotton. The balls which carry the cotton in them do not burst open all at once, so it takes several days to harvest the cotton. Once the cotton is collected, instead of selling, इट्स एट द कर्नूल कॉटन मार्केट। मतलब जो सपना है उस आंध्र प्रदेश में, उसके पास में एक ज़मीन है जहाँ पर कि उसने कॉटन यानी कि जो सूत होता है, रुई जो होती है, कॉटन जिसे हम कहते हैं, वो उसने वहाँ पर उगा रखा है। अब उसकी जो बॉल्स हैं वो निकल गई हैं और बॉल्स ब्रस्ट हो गई है, मतलब खुल जाती है, टाइम लगता है, खुल जाती है, तो उसमें से हमें कॉटन निकालनी पड़ती है। वो सब काम हो गया है। अब उसके बाद में आगे का उसके अंदर की फसल उगी, उसमें से कॉटन निकली और कॉटन ब्रस्ट हुई, तो उसमें भी काफ़ी जो है टाइम लग गया है। वंस द कॉटन इज कलेक्टेड इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट ऑल द कर्नूल कॉटन मार्केट। अब जो कर्नूल के जो कॉटन मार्केट में से सारी कॉटन जो है वो इकट्ठी कर ली गई। सपना एंड हर मतलब सपना जो है वो कर्नूल के मार्केट में अपनी कॉटन को लेके गई। सपना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू लोकल ट्रेडर एट द बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन। सपना हैज बोरोड 2500 फ्रॉम द ट्रेडर एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय सीड्स, fertilizer, pesticides for the cultivation. At that time, the local trader made Sapna's agree to another condition. He made her promise to sell all her cotton to him. अब जब फसल लगने का मौका आया था, मौसम आया था, तो सपना ने क्या किया था, उसके पास पैसा नहीं था, तो उसने जो वहाँ का एक व्यापारी था उससे 2500 करीबन रुपए उधार लिए थे, जिससे उसने बीज खरीदे थे और जो भी उपजाऊ खाद्य पदार्थ वो सब खरीदा था। और फिर उसके बदले में
उसने उसको कंडीशन रखी थी व्यापारी ने कि वो उसको सारी कॉटन देगी, और उसने प्रॉमिस किया था कि ठीक है, वो जो भी कॉटन उगेगी वो उसे देगी। कलेक्टिवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स हाई लेवल of inputs such as fertilizer and pesticides, and the farmers have to incur heavily expenses of amount of this. Most often the small farmers need to borrow money to meet this expenses. मतलब फसल को उगाने में, उसके अंदर उर्वरक, खाद्य पदार्थ डालने में, दवाइयाँ डालने में और फसल की देखभाल करने में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, तो इसलिए किसानों को पैसा उधार लेना पड़ता है खेती करने के लिए। एट द ट्रेडर यार्ड, two of his men wears the bag of cotton at the price 1500 per quintal. The cotton fetches rupees 6000. The trader deducts rupees 300 for the repayment of loan and interest as pays of Sapna rupees 3000. Sapna's rupees 3000 only. Trader cotton is selling cheap. There is a lot of cotton in the market. Sapna, I have toiled so hard for 4 months to growing the cotton. You can see how fine and clean the cotton is this time. I had hoped to get a much better price. अब जो सपना है वो व्यापारी के पास में जब कॉटन बेचने गई तो उसकी क्या वार्तालाप हुई कि जो कॉटन का भाव है वो 1500 रुपये पर क्विंटल रखा गया और उसका जो भाव है वो 6000 रुपये करीबन हुआ। उसने सपना को 3000 रुपये दे दिए। अब ट्रेडर कह रहा है कॉटन इज सेलिंग चीप, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। व्यापारी कह रहा है कि जो रुई का भाव है वो कम हो गया है क्योंकि मार्केट में बहुत सारी रुई उपलब्ध है। सपना, आई हैव टॉयलेड सो हार्ड फॉर 4 months टू ग्रो दिस कॉटन। यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम। आई हैड होप टू गेट मच बेटर। अब सपना कह रही है व्यापारी से कि मेरे पूरे 4 महीने इस कॉटन को उगाने में, साफ़ करने में मेहनत किया। अब आप देखो ये जो कॉटन है वो कितनी साफ़ सुथरी और सुंदर है, तो मुझे इसकी कुछ थोड़ी कीमत ज़्यादा चाहिए। ट्रेडर, जो व्यापारी है वो कह रहा है अम्मा, आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस, अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच। यू कैन चेक एट द कर्नूल मार्केट इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी। वो कह रहा है कि अम्मा, मैंने आपको बहुत अच्छी कीमत दी है और जो दूसरे व्यापारी हैं वो तो इतनी कीमत भी नहीं दे रहे हैं। आप जाओ और बाज़ार में चेक करो यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो। सपना, डोंट बी एंग्री, हाउ कैन आई डाउट यू, आई हैड ओनली होप दैट वी वुड अर्न इनफ मनी फ्रॉम द कॉटन क्रॉप टू लास्ट अस अ फ्यू मंथ्स। Sapna knows that cotton will sell for at least 1800 per quintal. She doesn't argue further. सपना बोली कि नहीं, मैं आपके ऊपर शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस मैं चाहती थी कि जो हमने इतनी मेहनत करी है तो उसका हमें उचित मूल्य मिल जाए। तो सपना को पता था कि ये जो रुई है इसका दाम पर क्विंटल 1800 रुपये है, जबकि वो 1500 रुपये के भाव से दे रहा था। पर सपना जो है उसके साथ बहस नहीं करना चाहती थी। द ट्रेडर इज पावरफुल मैन इन द विलेज एंड द फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर लोन्स, नॉट ओनली फॉर द कलेक्टिवेशन बट ऑल्सो टू मीट अदर्स exigencies such as illness, children's school fees. Also there are times in the year when there is no work and no income for the farmers, so borrowing money is only means of survival. तो सपना बहस नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो इनसे लेन देन करती रहती थी और एक जो किसान होता है वो बहुत परेशान रहता है, तो उसको बिना लेन देन के उसकी ज़िंदगी नहीं कटती है। तो कभी बच्चों की फ़ीस के लिए, कभी घर के सामान के लिए या कोई भी बीमारी में या किसी भी तरीके से उनको उधार लेना ही पड़ता है। सपना earning from cotton cultivation is barely more than what she might have earned as a wages labor. सपना ने जो उससे अर्न किया था वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा था कि वो मजदूर बनकर करती उससे। द क्लॉथ मार्केट और रॉड्स बी वीकली क्लॉथ मार्केट इन तमिलनाडु इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड। मतलब एराउड्स करके एक वीकली मार्केट लगता है तमिलनाडु में, जो कि कपड़ों का बाज़ार है, जो पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा
कपड़ा बाजार है, तमिलनाडु में लगता है ये। अ लार्ज वेराइटी ऑफ द क्लॉथ इज सोल्ड इन द मार्केट. क्लॉथ दैट इज मेड बाय द वेवर्स इन द village around is also brought here for sale. Around the market are offices of cloth merchants who buy this cloth. Other traders from many South Indian towns also come and purchase clothes in this market. मतलब ये जो कपड़ा बाजार लगता है वहाँ पे लॉट ऑफ वेराइटीज़ होती है और बहुत बड़ा मार्केट होता है। और ये जो कपड़े हैं वो गांव के लोगों के द्वारा बनाए गए हैं जिन्हें कि व्यापारियों ने खरीद लिया है और अब वो इसे बाज़ार में बेच रहे हैं। और जो दूसरे व्यापारी जो कि दूसरे देशों से या कस्बों से आए हुए हैं वो इस माल को खरीद के ले जा रहे हैं बाज़ार में बेचने के लिए। ऑन मार्केट डेज यू वुड ऑल्सो फाइंड वेवर्स bringing cloth that has been made on order from the merchant. These merchants supply cloth on order to garments manufacturers and export around the country. They purchase the yarn and give instruction to weavers about the kind of cloth that is to be made. The following example we can see how this is done. तो इसमें हमने देखा कि जो गांव वाले हैं वो कपड़े को बुनते हैं और जो व्यापारी है वो उनसे कपड़े को खरीदते हैं। उन्हें कंडीशन बता दी जाती है कि उन्हें किस तरीके का कपड़ा चाहिए और किस टाइम तक चाहिए। तो फिर जब ये कपड़ा बाज़ार में बिकने जाता है तो इनको इंपोर्ट करने वाले लोग होते हैं वो उस व्यापारी से उस कपड़े को खरीदते हैं। तो इस तरीके से ये काम चलता है। Putting out system weavers producing cloth at home. अब देखो किस तरीके से जो बुनकर हैं वो कपड़ा बनाते हैं। The merchant distribute work among the weavers based on the orders he has reserved for the cloth. व्यापारी ने जो बुनकर हैं उन सबको अपना अपना काम बता दिया है एज अ कंडीशन, उसे जो भी ऑर्डर मिला है उसके अकॉर्डिंग। The weavers get the yarn from the merchant and supply him the cloth. For the weavers, this arrangement seemingly has two advantages. The weavers do not have to spend this money or purchase of yarn. Also, the problem of selling the finished cloth is taken care of. Weavers know from the outset what clothes they should make and how much of it's to be woven. मतलब अब क्या होता है यहाँ पे बुनकर का काम ये होता है कि उनको कच्चा माल दे दिया जाता है, सूट वगैरह दे दिया जाता है, उन्हें केवल कपड़े को बुनकर व्यापारी को वापस करना है। इसके बीच में बुनकर को ये नहीं पता है कि वो कपड़ा किस भाव में कहाँ जा रहा है। हाउएवर दिस डिपेंडेंस, और फिर ये है कि जो बुनकर है उसको भी ये फ़ायदा हो रहा है कि उसको यॉर्न जो है वो कच्चा सूट है वो नहीं खरीदना पड़ रहा है और ना ही उसे बेचने के लिए जाना पड़ रहा है, उसे तो उसकी कीमत मिल रही है बुनने की। However, this dependence on the merchant both for raw materials and markets means that the merchants have lot of power. They give orders for what's be made and they pay a very low price for making the clothes. जो व्यापारी है वही उनको कच्चा माल ला कर दे रहा है और फिर वही तैयार माल जो है बाजार में जाकर बेच रहा है, और बुनकर जो है उसको कपड़े को बनाने के लिए या बुनने के लिए बहुत कम प्राइस मिल रही है। द वेवर्स हैव no way of knowing who they are making the cloth for or at the price it will be sold. At the cloth market, the merchants sell the cloth to garment factory. In this way, the market works more in favor of the merchant. तो क्या है कि इसके मध्यस्थता में बुनकर तो कहीं भी नहीं है, तो उसको यही नहीं पता है कि कपड़ा कौन से बाजार में किस कीमत पर बेचा जा रहा है। यानी कि जो सारे पावर्स हैं वो व्यापारी के पास में ही हैं और जो मार्केट है वो भी व्यापारी के फेवर में है। वो किसी बुनकर से सौदा नहीं करते हैं, वो व्यापारी से ही सौदा करते हैं। वीवर्स इन्वेस्ट ऑल द सेविंग्स और बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट्स टू बाय लूम्स। जो बुनकर हैं यदि वो अपनी जितनी भी बचत है वो उस कच्चे माल को खरीदने में लगा देंगे तो उनको एक तो बहुत ब्याज पर वो जो है लूम लेना पड़ेगा। ईच लूम कॉस्ट 20,000, सो स्मॉल वीवर्स विथ 2 looms हैज़ टू इन्वेस्ट 40,000. The work on this loom cannot be done alone. The weavers and another adult members of the family work up 12 hours a day to produce the cloth. For all this work, they earn about the
3,500 पर मंथ। अब देखिए कि उनके पास में पैसा नहीं होता है इस लूम को खरीदने के लिए, तो उसके लिए वो बाज़ार से उधार लेते हैं, और बाज़ार से यदि 20,000 रुपया उधार लेते हैं तो उन्हें 40,000 रुपया चुकाना पड़ता है। और जो बुनने का काम है वो कोई एक व्यक्ति नहीं करता, बल्कि उसका पूरा परिवार उस कपड़े को बुनने में जुट जाता है, और उन्हें जो पर मंथ इनकम होती है वो 3,500 रुपये होती है। The arrangement between the merchant and the weavers is an example of the putting out system, whereby the merchant supplies the raw materials and receives the finished product. It is the prevalent in the weaving industries most region of the India. तो ये देख लीजिए कि बुनकर से व्यापारी का संबंध और व्यापारी से सिर्फ जो फैक्ट्रीज का संबंध जो है एक चैन हो गई है बाज़ार की, तो इसे हम पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल जो है वो दिया जाता है बुनकर को, और जो तैयार माल है वो लिया जाता है। इस तरीके से जो है एक प्रोडक्ट बनता है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री नियर दिल्ली। इट इज़ द पेज नंबर 109। तो फिर यहाँ से हम सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे।